हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। समस्त हिंदी साहित्य प्रेमियों को विश्व हिंदी साहित्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज चतुर्थ उत्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आधुनिकता बोध के उपन्यास, इसके पहले भी हमने उपन्यास के बारे में जानकारी ली है। आप पिछले वीडियो में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। पूरा उपन्यास के बारे में, विस्तृत उपन्यास के बारे में मैंने पूरा जानकारी आपको दी है। आज हम चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यास के बारे में जानकारी लेंगे। देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं और किन किन रचना के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए बात करते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्त परीक्षाएं जो होती हैं हिंदी साहित्य से, उसमें धर्मवीर भारती की रचना पूछी ही जाती है, चाहे वो नाटक हो चाहे उपन्यास हो। इस तरह से इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो आज हम उपन्यास के अंतर्गत देख रहे हैं गुनाहों का देवता, जो कि साहित्य प्रेमियों हैं और गुनाहों के देवता के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि गुनाहों का देवता बहुत ही रोमांटिक रचना है और इसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा ही होगा, गुनाहों का देवता। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो गुनाहों का देवता मैं उन विद्यार्थी को कहूँगी जो अभी शुरुआत किए हैं और अभी कदम ही रखे हैं साहित्य में। अगर विस्तृत और इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटरेस्ट नहीं, चलो पढ़ने में रुचि नहीं लग रही है, तो कुछ ऐसे हैं रचनाएं होती हैं जो उसको पढ़ के ही साहित्य में अलग एक रुचि बढ़ने लग जाती है। तो गुनाहों का देवता ज़रूर पढ़िए आप। 1949 में रचना लिखी गई। चंदर सुधा के किशोर की भावुक प्रेम की कहानी इसमें दिखाई गई है। पात्र है चंदर और सुधा, दोनों के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है, जिसमें भावुकतापूर्ण प्रेम कथा है। मैंने आपको बताया है रोमांटिक रचना है, प्रेम कथा का वर्णन है। उपन्यास में आदर्शवादी और अशरीरी प्रेम की त्रासद परिणति का अंकन दिखाई देता है। तो बस प्रश्न यही बनता है कि इसका समय काल गुनाहों का देवता किसकी रचना है, एक प्रश्न बनता है। तो धर्मवीर भारती की रचना है और 1949 में लिखी गई। दूसरा और तीसरा बनता है चंदर और सुधा किस गुनाहों का देवता में क्या कौन से पात्र है, तो चंदर और सुधा है। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बार बार प्रश्न बनते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में लिखी गई रचना है और अलीफ लैला के पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्गीय के कटु यथार्थ का चिंतन इसमें दिखाई गया है। तो जो इलाहाबाद, इसमें प्रश्न बनता है कि सूरज का सातवां घोड़ा में किस केंद्र को, मतलब उपन्यास में यहाँ पे इलाहाबाद को केंद्र में रखकर, जो निम्न मध्यवर्गीय लोगों को केंद्र में रखकर यहाँ पे रचना लिखी गई है, जिनका वर्तमान जो है पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है, उसका वर्णन इस उपन्यास में दिखाई देता है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, जिसमें इलाहाबाद का वर्णन दिखाया गया है। अगली बात करते हैं राजेंद्र यादव की ओर चलते हैं। राजेंद्र यादव की रचना जिसमें देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेत बोलते। प्रेत बोलते जो है ये रचना जो है 1952 में लिखी गई है। असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण दिखाई गया है। प्रश्न इस तरह से भी और बनता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1952 में लिखी गई और बाद में ये रचना जो है 1960 में, किसमें 1960 में जो उपन्यास लिखे गए वो सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया। क्या नाम से? सारा आकाश। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा उपन्यास है राजेंद्र यादव का जो बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ था। तो प्रेत बोलते का उपन्यास जो बाद में सारा आकाश से प्रकाशित हुआ था। सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का वर्णन है, मैंने आपको बता दिया है। उखड़े हुए लोग की बात करते हैं। उखड़े हुए लोग जो है उसमें 1956 में लिखी रचना है। नेता भैया के रूप में राजनीतिकों की असलियत का अंकन दिखाया गया है। पूछा जाता है उखड़े हुए लोग किसकी रचना है, तो उखड़े हुए लोग जो है वो राजेंद्र यादव की रचना है। उल्टा 1958 में लिखी गई रचना है शाह और माद, बहुत ही महत्वपूर्ण है शाह और माद। ये जो है कहानी है, ये एक युवा जो लेखिका की कहानी का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है, जिसमें प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का अंकन दिखाया गया है। एक युवा लेखिका के यहाँ पे आपको मैंने बताया है, युवा कहानी लेखिका का प्रेम का है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है शाह और माद। एक इंच मुस्कान,
ये तो बार बार ही पूछा गया है। एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव की रचना है। और इसमें आपको बता दूं, एक इंच मुस्कान जो है, एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की क्या है? संयुक्त रचना है। पूछा जाता है मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की ऐसी कौन सी रचना है जो संयुक्त रचना है, दोनों ने मिलकर लिखी है? तो एक इंच मुस्कान। अनदेखे अनजान पुल, अनदेखे अनजाने पुल उपन्यास जो है, एक कुरूप लड़की की कुंठा और सपनों का चित्रण दिखाई दिया है इसमें। अनदेखे अनजाने पुल किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव की रचना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जो है प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं, कवि भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। इनकी रचना परंतु, सांचा, जो, 30 40 50, दर्द के पैबंद, किस लिए, लापता, एक तारा, द्वाभा, किशोर, अंधे की, धूत, आँख मेरी, बाकी उनका। तो दोस्तों इनकी रचनाओं को याद रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। परंतु, जो, एक तारा, द्वाभा, किशोर, अनदेखी, किस लिए, लापता। किस लिए लापता हो गया? परंतु सांचे में था एक तारा, किशोर बनकर आंखें अनदेखी। इस तरह से याद रख लीजिएगा तो ये रचना याद हो जाएगी। ठीक है, प्रभाकर माचवे के बाद हम बात करते हैं नरेश मेहता की रचना के बारे में। नरेश मेहता की रचना के बारे में बात करते हैं। डुबते मस्तूल, पूछा गया प्रश्न है डुबते मस्तूल किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की रचना है। पूछा प्रश्न गया है यहाँ पे, यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं डुबते मस्तूल की बात करते हैं। डुबते मस्तूल 1954 में, जिस तरह से मैला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल 1954 में लिखी गई, ठीक वैसे ही डुबते मस्तूल भी 1954 में वर्ष प्रकाशन है। इसमें कथा जो नायिका है, नायिका कौन है पूछा जाता है। डुबते मस्तूल में नायिका कौन है? तो रंजना है, जिसके माध्यम से, रंजना के माध्यम से स्त्री समस्या का चित्रण इसमें दिखाई गया है। नारी की नियति और भटकाव का चित्रण इसमें दिखाई गया है। यह पथ बंधु था, इसमें एक ईमानदार, कौन ईमानदार? आदर्शवादी दंपति श्रीधर। जो ईमानदार है वो कौन था? श्रीधर। श्रीधर क्या है इसमें? शिक्षक है। श्रीधर क्या है? शिक्षक है। और उसकी पत्नी कौन है? सरस्वती। इनके जीवन के संघर्ष का अंकन दिखाई दिया है। संघर्ष और पराजय तथा पत्नी के रूप में स्त्री जो सरस्वती है, उसकी करुणापूर्ण कथा का वर्णन दिखाई देता है। तो श्रीधर पूछा जाता है कि यह पथ बंधु जो है श्रीधर पाठक किस मतलब कौन सी नौकरी करता है? तो वो शिक्षक है। और उसकी पत्नी कौन है? तो सरस्वती है। ठीक है, धूमकेतु एक श्रुति की बात कर रहे हैं। धूमकेतु एक श्रुति, इसमें बालक है, कौन है? उदयन। अब देखिए वहीं दूसरी ओर नदी यशस्वी में उदयन, यहाँ पे भी पात्र है। तो धूमकेतु एक श्रुति में उदयन पात्र है और नदी यशस्वी में भी उदयन पात्र है। लेकिन धूमकेतु में शैशवावस्था का वर्णन किया गया है बालक के, नदी यशस्वी में किशोरावस्था का वर्णन दिखाई देता है, उसके जिज्ञासा का अंकन दिखाई दिया है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, धूमकेतु एक श्रुति में शैशवावस्था का वर्णन किया गया है, नदी यशस्वी में किशोरावस्था का वर्णन किया गया। ठीक है, किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो एकांत रचना आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का वर्णन दिखाई देता है। प्रथम फाल्गुन, महिम और गोपा के प्रकार। प्रश्न बनता है प्रथम फाल्गुन में कौन कौन से पात्र हैं? तो महिम और गोपा। उत्तर कथा भाग 1 और भाग 2 में प्रकाशित है। यहाँ पे देखिए मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का यथार्थ वर्णन दिखाई देता है। मालव के कुलीन ब्राह्मण का परिवार का जीवन यथार्थ वर्णन किस रचना में किया गया है? तो उत्तर कथा भाग 1 में। समय 1900, देखिए यहाँ पे 79 है ना, 79। ठीक है, उत्तर कथा भाग 1982 में इनकी रचना लिखी गई है। गिरिधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। 2 ही उपन्यास हैं, चांदनी की खंडहर और कंदील और कुहासे। चांदनी की खंडहर में देखिए 24 घंटे की कथा का प्रस्तुत की गई है। चांदनी की खंडहर
कंदील और कुहासे, मध्य वर्ग की आर्थिक व्यवस्था और निराशा का चित्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी तो पूरी रचना ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से पूछा जाता है सोया हुआ जल किसकी रचना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा, बहुत बार नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पागल कुत्तों का समयकाल 1977, सोया हुआ जल 1954। सूने चौखट जो है, देखिए सूने चौखट में कुत्ते का रखवाली किया जाता है, और सोया हुआ जल भी किस तरह से शांत होता है ना। तो इस तरह से याद रखने की ट्रिक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। 1977 में, 1981 में सोने चौखट। अब बात करते हैं इसमें इनकी विषय वस्तु के बारे में। सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, कुत्तों के प्रति रूढ़ जीवन का चित्रण यहाँ पे दिखाई दिया है। सुने चौखट में पालक के स्वभाव का चित्रण दिखाई गया है। तो दोस्तों इसमें से सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक तो है ही, और पागल के कुत्तों में प्रतीक रूप में आपको मैंने बताया है कि जीवन के मूल्यों का अर्थ चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं कमलेश्वर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कमलेश्वर। बार बार प्रश्न बनता है यहाँ से। इनके उपन्यास के बारे में बात करते हैं। देखिए कमलेश्वर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। दुष्यंत कुमार जी जो हैं वो गज़लकार के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों जो है समधी हैं, यानी कमलेश्वर जी की लड़की दुष्यंत कुमार जी के यहाँ बहू बनकर आई हुई है। दुष्यंत कुमार के बेटे का नाम है मनीष, जिनकी पत्नी बनी हुई है कमलेश्वर जी की बेटी। तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। देखिए इनका एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क है और 57 गलियां हैं। इस तरह से याद रख लीजिए कि 57 गलियां होती हैं क्या, नहीं ना, होती भी हैं होंगी। तो देख लीजिए एक सड़क 57 इस रचना में है। लीला नौटंकी करके जो है जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण दिखाई दिया गया है। इसमें दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सड़क 57 गलियां, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कमलेश्वर जी की रचना में, उपन्यास में लीला नौटंकी करने वाले जो समाज है उसमें बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का चित्रण दिखाई देता है। डाक बंगला में जो ईरा के संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। 1959 में लौटे हुए मुसाफिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है लौटे हुए मुसाफिर, सांप्रदायिक समस्या का चित्रण दिखाई देता है। देखिए सांप्रदायिक समस्या का चित्रण इसमें लौटे हुए मुसाफिर में पाकिस्तान के नाम पर छले गए मुसलमानों के मोह भंग तथा उनके वापसी का चित्रण दिखाई दिया है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 में क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा, पुत्र वीरन की कथा का वर्णन दिखाई गया है। काली आंधी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली आंधी, पीली आंधी आपको रचना मिलेगी। काली आंधी के बारे में बात करते हैं। 1974 में स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण दिखाई देता है। आगामी अतीत 1976 में इनकी रचना लिखी गई है। वहीं बात करेंगे दोपहर सुबह शाम, यहाँ पे आप देखिए सुबह दोपहर शाम 1982 में रचना लिखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। तीसरा आदमी बार बार पूछा गया प्रश्न है, तीसरा आदमी किसकी रचना है, तो कमलेश्वर की है, जिसमें 1976 में मध्यवर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी। वही बात मध्यवर्गीय स्त्री के विसंगति का भटकाव का चित्रण दिखाई देता है। 1980 में रेगिस्तान भी बार बार पूछा गया है। रेगिस्तान किसकी रचना है, तो कमलेश्वर जी की है। आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण दिखाई देता है। कितने पाकिस्तान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2000 में लिखी गई रचना है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि तमाम आधारों पर समाज, राष्ट्र और विश्व को बांटने की कुछ प्रवृत्ति का चित्रण दिखाई देता है। किसका चित्रण दिखाई गया है, धर्म, जाति और भाषा, इन सबको आधारों पर समाज के, राष्ट्र एवं विश्व को बांटने का कुत्सित प्रवृत्ति का चित्रण दिखाई दिया है। कितने पाकिस्तान में इतिहास, मिथक और कल्पना का मिश्रण दिखाई देता है। कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना के बारे में बात करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए आप उसका बचपन, इस पहला जो उनकी किसी भी रचनाकार की पहला जो है उसके बारे में तो याद रख ही ले, क्योंकि इसमें से प्रश्न बार बार बनते हैं।
उसका बचपन उपन्यास में देखेंगे इसमें एक बच्चे के संवेदना की आंखों में से एक कलहपूर्ण निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण दिखाई दिया है। उसके बचपन में जो बच्चे की एक संवेदना होती है, उसकी आंखों में एक कलहपूर्ण जो होती है, वो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण इसमें दिखाई दिया है। बात करते हैं विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ। इनकी रचना है दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज। काला कोलाज देखिए 1989 में लिखी गई रचना है काला कोलाज। इस उपन्यास में वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज को प्रश्न बन सकता है, काला कोलाज को वैद्य जी ने क्या संज्ञा दी है, तो अनुपन्यास संज्ञा दी है। ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मीकांत की खाली कुर्सी की आत्मा 1958 में कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज लक्ष्मीकांत वर्मा जीवन की अस्वीकृतियों निरर्थकताओं का चित्रण दिखाई देता है। कोयला और आकृतियां 1970 में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का वर्णन दिखाई देता है। सफ़ेद चेहरा 1971 में एक रोमानी कथा है। सफ़ेद चेहरा। टेराकोटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेराकोटा प्रश्न बना है टेराकोटा किसका उपन्यास है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, जिसमें महाभारत की कथा को प्रतीक मानकर वर्तमान महानगरीय जीवन की यंत्रणा का चित्रण दिखाई देता है। टेराकोटा। टेराकोटा प्रश्न बनता है कि कौन सा शब्द है, तो इटालियन का शब्द है। जैसे जानते होंगे बहुत सारे इसमें विद्यार्थी जो हैं साथ ही जानते होंगे कि टेराकोटा जो है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना जिसे कहा जाता है, इटालियन शब्द है। बात करते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना के बारे में 3 उपन्यास हुए हैं जो कि तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न बनता है अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है, तो मोहन राकेश। ना आने वाला कल मोहन राकेश। अंतराल तो इसको याद रख लीजिए। 1961 में अंधेरे बंद कमरे, 1961 में ना आने वाला कल, 1968 में और अंतराल 1972 में। तो सबसे पहले अंधेरे बंद कमरे, फिर ना आने वाला कल और अंतराल 1972 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता ही है इसमें से। राजकमल चौधरी उपन्यास के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको बता देती हूँ थोड़ा सा जानकारी और कि अंधेरे बंद कमरे हैं। इसमें नीलिमा पात्र कौन है, नीलिमा। ना आने वाला कल एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल का अध्यापक का चित्रण किया गया है, जिसमें नीलिमा और हरवंश के इसमें है दिल्ली के अभिजात हरिवंश और नीलिमा, यहाँ पे ही है, हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण दिखाई देता है। किसमें, अंधेरे बंद कमरे 1961 में। पात्र कौन है, नीलिमा और हरवंश। इनके बिखरते पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का चित्रण दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर ना आने वाला कल, इसमें एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण दिखाई देता है ना आने वाला कल में। तो यहाँ पे जो अध्यापक है उसका वर्णन दिखाई दिया है। अंतराल में स्त्री पुरुष के जीवन का चित्रण दिखाई देता है। राजकमल चौधरी की रचना के बारे में बात करते हैं। राजकमल चौधरी की कविता है नदी बहती थी। अकविता तथा अकहानी धारा के रचनाकार हैं हालांकि ये, लेकिन उनके उपन्यासों पर भी बीट कवि गिन्सबर्ग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, तो गिन्सबर्ग कवि जो है गिन्सबर्ग का प्रभाव दिखाई देता है। नदी बहती थी सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं का चित्रण है 1962 में। ये नदी बहती हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदी बहती हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न कई बार बना है। और किस तरह की रचनाएं हैं इसके बारे में भी प्रश्न बनता है, जो सामाजिक जो है राजनीतिक कुरीतियों का वर्णन दिखाई देता है। अब बात करते हैं शहर था नहीं था। देखिए इनकी रचना और है। शहर था नहीं था 1966 में। मछली मरी हुई, कई बार प्रश्न बना है मछली मरी हुई किसकी रचना है, तो मछली मरी हुई राजकमल चौधरी जी की रचना है, जिसमें समलैंगिकता स्त्रियों के व्यवहार की मानसिकता का चित्रण दिखाई देता है। देहगाथा मुक्त यौनाचार का वर्णन है। 20 रानियों के बाइस्कोप फिल्म जगत की बदसूरत जो चीज़ों की और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी कही गई है। ठीक है, तो 1972 में ये रचना लिखी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जो मछली मरी हुई उपन्यास है,
इसमें आपको बताया है समलैंगिकता स्त्रियों के व्यवहार की मानसिकता का वर्णन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें जो स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का वर्णन तो दिखाई ही देता है। निर्मल वर्मा की रचना के बारे में बात करते हैं। निर्मल वर्मा की रचना है वे दिन। वे दिन 1964 में लिखी गई रचना है, जिसमें किसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है। प्रश्न बनता है तो यहाँ पे आप देखिए, चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है यह उपन्यास। इसमें अवसाद क्या है, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि तो है, और अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रायना और मैं के मध्य में आकर्षण की कथा है। रायना और मैं, इन दोनों के बीच के मध्य आकर्षण की कथा है वे दिन में। लाल टीन छत की बात करते हैं। लाल टीन छत किसकी रचना है? लाल टीन की छत जो है निर्मल वर्मा जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वया संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण दिखाई देता है। एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख की किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है, जिसमें गोपाल राय ने अवसाद, निराशा और अलगाव बोध के संतरास भाव का चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है, ऐसा उनका मानना है। लालटेन की छत के बारे में बात कर रहे थे। लालटेन की छत जो है वया संधि, इसमें एक किशोरी के युवती बनने के बीच के अंतराल के मना स्थितियों का अंकन है, वया संधि। ठीक है। एक चिथड़ा सुख, विट्टी, इश्क, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी कही गई है। पात्र है, पूछा जाएगा एक चिथड़ा सुख में कौन कौन पात्र है, तो विट्टी, इश्क, मुन्नू इस तरह के पात्र है। रात का रिपोर्टर, इस उपन्यास की बात करें, रात का रिपोर्टर आतंक, विश्वास, अविश्वास, रहस्य और मानसिकता का अंकन दिखाई देता है। इस उपन्यास में आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हालांकि आपात स्थिति में जो संकेत उपन्यास में अस्पष्ट है। अंतिम अरण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2000 में पूछा गया है अंतिम अरण्य किसकी रचना है, तो ये 2000 में प्रकाशित है। और अंतिम अरण्य की मैं बात करूँ तो बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है, तो बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है, जिसे तथाकथित रूप में नैरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है। नैरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है। तो इतना याद रख लीजिए, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा जी की रचना है। और इसमें जो मैंने आपको बताया है कि बहादुरगंज नामक पहाड़ी का वर्णन दिखाई देता है। ठीक है। दुष्यंत कुमार कवि भी हैं, गजलकार भी हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। इनका उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, जिसमें कॉलेज परिसर के पनपते भ्रष्टाचार और अनुशासनहीन का वर्णन किया गया है। आंगन में एक वृक्ष के बारे में एक स्त्री के अपने सौतेले पुत्र का यहाँ पे देखिए निश्चल प्रेम का वर्णन दिखाई देता है छोटे छोटे उपन्यास में। इसमें जो कॉलेज में परिसर में भ्रष्टाचार होता है, अनुशासनहीनता का वर्णन है। वहीं दूसरी ओर आंगन में वृक्ष जो है सौतेले बेटे के प्रति एक स्त्री के प्रेम का किस तरह से वर्णन है, निश्चल प्रेम का वर्णन दिखाई देता है। तो दोस्तों ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें आप देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रमेश बख्शी की देखिए 18 सूरज के पौधे, तो श्रीकांत वर्मा दूसरी बार, ओम प्रकाश कुछ जिंदगी, दीपक बेमतलब, गिरीश अस्थाना धूप छाई रंग, मुक्तिबोध, विपात्र, प्रमोद सिन्हा उसका शहर, इस तरह की रचनाएं हैं जो कि इसमें से प्रश्न बार बार बनते हैं। रमेश बख्शी का और मुक्तिबोध उपन्यास किसकी रचना है, विपात्र। यहाँ पे और देख लीजिए इब्राहिम शरीफ अंधेरे के साथ, गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास, महीप सिंह की यह भी नहीं, भीमसेन त्यागी नंगा शहर, विपिन कुमार अग्रवाल बीती आप, रमेश चंद्र सिन्हा सोमा चरित्र के बारे में, रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत, ये पूछा गया है बार बार, रविंद्र कालिया किसकी रचना है, रविंद्र कालिया की कौन सा उपन्यास है, तो खुदा सही सलामत है, 2 भाग में है, 1982 में और 1984 में। जो नारी शोषण का चित्रण दिखाया गया पहले भाग में, दूसरे भाग में चुनावी राजनीति के संजीव अंकन दिखाई देता है। दूध नासी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरी कलाम 2003 में
बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना का वर्णन किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, तो बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना का वर्णन है। गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है, धूप छाई रंग जो है युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। देखिए, हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है जो युद्ध विषय पर लिखा गया, धूप छाई रंग, गिरीश अस्थाना की। गिरीश किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। गिरिराज जो है किशोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ पे यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव और अहंकार का वर्णन इसमें दिखाई दिया है। गिरीश किशोर की बात करें, चिड़ियाघर, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बने हैं, जिसमें इस उपन्यास में रोजगार दफ्तर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर चुगलबंदी में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में एक जमींदार परिवार की कथा दिखाई देती है। चिड़ियाघर, जुगलबंदी में अंग्रेजी सत्ता के अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग का उदय वर्णन दिखाई देता है। 1974 में इनकी रचना है। जुगलबंदी और चिड़ियाघर दोस्तों याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्र सुने फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास है। इंद्र सुने फैंटेसी शैली में लिखा गया। पूछा जा सकता है गिरिराज किशोर की रचना जो है फैंटेसी शैली में कौन सी लिखा है रचना है, तो इंद्र सुने। दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण दिखाई दिया है। परिशिष्ट में प्रश्न बनता है, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण जो है, तकनीकी शिक्षा में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किस रचनाकार ने किया है, या उनकी रचना का नाम पूछ देगा। परिशिष्ट में किया है और गिरिराज किशोर ने किया है। असलाहा, वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह को होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वज, तीसरी दुनिया के देशों का युवा प्रतिभाओं का अमानवीय शोषण का वर्णन दिखाई देता है। गिरिराज किशोर की रचना और है स्वर्ण मृग, ढाई घर। यहाँ पे आप देखिए, ढाई घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है ढाई घर किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर की, जिसमें समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण किया गया है। 1951 में पहला गिरमिटिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि गिरिराज किशोर, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि पहला गिरमिटिया मतलब प्रश्न बनता है कि गिरिराज किशोर की कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, या पहला गिरमिटिया दे देगा महात्मा गांधी जीवन पर आधारित है या नहीं बता दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा। तो पहला गिरमिटिया जो है 1999 में लिखी गई और महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। एक आग का दरिया बहुत ही महत्वपूर्ण, 2007 में इनकी रचना लिखी गई है। तो दोस्तों गिरिराज के स्वर्ण मृग की बात करती हूँ। स्वर्ण मृग भी इनकी रचना है, जिसमें उपन्यास में साइबर क्राइम पर आधारित है। साइबर क्राइम पर पहला हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया। बा उपन्यास इनकी रचना है। बा उपन्यास जो है कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर का स्वर्ण मृग जो साइबर क्राइम पर आधारित है। महेंद्र भल्ला के बारे में बात करते हैं। महेंद्र भल्ला इनकी रचना है। एक पति के नोट्स आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या है। दूसरी तरफ प्रवासी जीवन की विडंबना का चित्रण है। उड़ने के पेशतर प्रवासी जीवन की विडंबना का संतरास है। दो देश और तीसरी उदासी 1957 में महेंद्र भल्ला की रचना है। एक पति के नोट्स बार बार पूछा गया 1967। सुरेश सिन्हा के दो महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में बात कर लेते हैं। सुरेश सिन्हा के सुबह अंधेरे पथ पर 1967, पथों के शहर 1971 में एक नई पीढ़ी के दिशाहीनता का अनुभव वर्णन किया गया है। गंगा प्रसाद विमल इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। अपने से अलग कहीं कुछ और, मरीचिका बहुत बार पूछा गया है। और मृगांतक 1978 में रचना लिखी गई है। गोविंद मिश्र की रचना देखिए। गोविंद मिश्र की जो है वह अपना चेहरा में दफ्तरी जीवन का वर्णन किया गया है। किसका? दफ्तरी जीवन का चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी ओर लाल पीली जमीन पे
बुंदेलखंड के जीवन का वर्णन किया गया है। लाल पीली जमीन में कहाँ का वर्णन है? तो बुंदेलखंड का वर्णन दिखाई देता है। हुजूर दरबार 1981 में लिखा गया रजवाड़ों के जीवन का वर्णन दिखाई देता है। तुम्हारी रोशनी में दफ्तरी समाज का, इसमें भी है, 2 रचना है दफ्तरी समाज में, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। वह अपना चेहरा और तुम्हारी रोशनी में 5 आंगनों वाला घर, संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। वहीं फूल इमारतें और बंदर, समकालीन नौकरशाही राजनीति के यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, 2004 में। धूल पौधे पर 2008 में। अब बात करते हैं अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। अभिमन्यु अनंत को हिंदी के मॉरिशस के उपन्यासकार के बारे में जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि अभिमन्यु अनंत को किस हिंदी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? तो मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार के बारे में जाना जाता है। इनकी रचना देखिए, नदी बहती रही, लाल पसीना, आंदोलन, जम गया सूरज, शेफाली, कुहासे का दायरा, तपती दोपहरी। तो दोस्तों, इनकी जो लाल पसीना है, इसमें आज़ादी से पूर्व भारत के गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों के शोषण और दमन का चित्रण दिखाई देता है लाल पसीना में। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इसमें से बार बार प्रश्न बनता है, जैसे मैंने बताया लाल पसीना। अब बात करते हैं हड़ताल कब होगी। हड़ताल कब होगी? यहाँ पे देखिए, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, 1983 में। लहरों की बेटी किसकी रचना है, पूछा जा सकता है। अभिमन्यु जो है अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक है जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न है। अब अगले भाग में हम भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में जानेंगे। देवेश ठाकुर, कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में जानेंगे। इसी तरह से रविंद्र वर्मा, योगेश गुप्त, रमेश चंद्र शाह, प्रणव कुमार के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं, उपन्यासकार हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को सुना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को सुना। शुक्रिया।